2024 के लोकसभा के चुनाव खत्म होने के साथ ही इस बात की स्पष्टता है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ तैयारी इस बात की भी हो रही है कि आने वाले 12 महीने में तमाम राज्यों में चुनाव है साहब, और विधानसभा के ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा तो फाइनल है, लेकिन अभी कई और फाइनल बाकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्ष की तमाम दलें भी अब इस बात को लेकर सजग हो गई हैं कि उन्हें अपनी तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि महाराष्ट्र, आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में जो अभी गड़बड़ झाला चल रहा है। अजीत पवार के घर पर जो मीटिंग होने वाली थी उसमें 5 विधायक पहुंचे नहीं है साहब। अजीत पवार की पार्टी बनी रहेगी या वो शरद पवार के साथ जाकर मिल जाएंगे, क्योंकि 12 विधायक अजीत पवार के ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो शरद पवार की एनसीपी में शामिल होना चाहते हैं। क्या शिवसेना शिंदे के तमाम विधायक बने रहेंगे या शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास जाकर मिल जाएंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ रहा है, और यह भूचाल लोकसभा के बाद विधानसभा के लिए आ रहा है। तो महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान होने और इसी साल होने हैं। 4 महीने के भीतर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरियाणा की 90 सीटें हैं साहब, वहां पर भी जबरदस्त भूचाल चल रहा है। कौन आगे बढ़ेगा? सैनी साहब का क्या होगा? उन्होंने अपनी विधायकी आज जीती और शपथ भी ले लिया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा को बीजेपी की जीत दिला पाएंगे? बड़ा सवाल है। दिल्ली में 70 सीटें हैं। जनवरी के महीने में दिल्ली में मतदान होना है, जनवरी 2025। जनवरी के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी से ही अपनी पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी है। बिहार में 243 सीटों में मतदान होने हैं फरवरी के महीने में 2025 में। ऐसे में आप जरा सोचिए, अभी से ही तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तमाम लोग अपनी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के साथ साथ विधानसभा की पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि गेम शुरू हो गया है, पहले से ही सब कुछ सेट हो रहा है। सबसे पहले आप बात करते हैं महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, भूचाल चल रहा है। जमीन पर बहुत सारे जोड़ तोड़ की बातें चल रही हैं, और ये जोड़ तोड़ की बातें दरअसल शुरू हुई उस जोड़ तोड़ से जिसने महाराष्ट्र को एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट बना दिया था। तो सबसे पहले 42 सीटों में कहां क्या होता, 48 सीटों में कहां क्या होता हुआ दिखाई दिया, आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती, 26.18% वोट शेयर। शिवसेना शिंदे ने 7 सीटें जीती, 12.95% वोट शेयर। एनसीपी अजीत पवार ने 1 सीट जीती, 3.6% वोट शेयर। यानी कि अगर आप कुल मिलाकर देखें तो तकरीबन 50% के आसपास वोट शेयर लगभग आता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए अलायंस का। और जब आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो शिवसेना उद्धव 9 सीटें 16.52, कांग्रेस 13 सीटें 16.92, एनसीपी शरद पवार 8 सीटें 10.27। ये भी वहीं पे आता दिखाई दे रहा है। यानी कि दोनों गठबंधन में अगर आप देखें तो वोट शेयर में कहीं बहुत ज्यादा फर्क आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है साहब। 1% का भी फर्क नहीं दिख रहा। तो अब जरा सोचिए कि यहां पर स्थिति क्या होने जा रही है, क्योंकि अभी जो लोकसभा के चुनाव हैं उसका असर चाहे ना चाहे थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। अब वहां पर क्षेत्रीय दल बटे हुए हैं, एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, और शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच में। अब यहां पर जो भी फेरबदल होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करें, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें। देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अच्छे परफॉर्मेंस न होने की वजह से अपने इस्तीफे की पेशकश की है। जाहिर सी बात है उनके ऊपर कई तरह के ठिकड़े फोड़े जा रहे हैं, यहां तक कि नागपुर को लेकर भी उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी तमाम स्टेट नीति बदलनी पड़ सकती है। बहुत बड़े पैमाने पर संगठन में फेरबदल होता हुआ दिखाई दे सकता है महाराष्ट्र में साथ। और इसके साथ साथ बीजेपी और शिवसेना शिंदे और एनसीपी के बीच में भी जो गठजोड़ है वो भी देखने वाली बात होगी। क्या एनसीपी अजीत पवार एनसीपी शरद पवार में जा मिलेगी? ये 1,00,000% का सवाल है, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को डिफाइन करता हुआ दिखाई दे सकता है साहब। इसके साथ साथ अटकलें ये भी बहुत तेजी से लगाई जा रही हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे बीजेपी से हाथ मिला सकती है। तो यानी कि यहां पर कॉम्बिनेशन जबरदस्त तरीके से बदल सकते हैं। बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किल की बात क्या रही? बीजेपी ने जितने नेता इंपोर्ट किए, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, मिलिंद देवरा, इन तमाम लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। इस बार के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव थे जिसमें संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर वहां पर एक अलग ही नैरेटिव गढ़ा गया, इससे भी बीजेपी को नुकसान हुआ। और मराठा आंदोलन ने तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया ही।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सबक लेते हुए तमाम चीजों को बहुत जल्दी रिस्ट्रक्चर करना है। भारतीय जनता पार्टी इस काम पर लग चुकी है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, अब इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन को भी अब तय करना पड़ेगा कि वो अपने गठबंधन को किस तरीके से संभाल कर रख सके। कांग्रेस में एरोगेंस सबसे पहले आता है साहब। हल्की सी जीत उन्हें बहुत एरोगेंट बना देती है। महाराष्ट्र में अगर इस जीत से, जहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं, अगर ये एरोगेंस आई तो उद्धव ठाकरे इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसके साथ साथ हमें इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो एकजुटता दिखाई गई है उसमें ओवैसी की पार्टी, अगर औरंगाबाद को छोड़ दिया जाए तो कहीं बहुत ज्यादा उन्होंने तो असर नहीं डाला, लेकिन जो अंबेडकराइट पार्टीज हैं वो काफी असर डाल सकती हैं। इनको अपने साथ लेना ही पड़ेगा अगर कांग्रेस और उसके साथ साथ इंडिया अलायंस अपने आप को इस रेस में रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर इंडिया अलायंस और कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। वहां पर जो जीत मिली है वो है तो बड़ी अच्छी, लेकिन इस जीत को बहाल रखना बड़ी मेहनत का काम है और बहुत दिमाग से करने का काम है। अगर इस पर महाविकास अघाड़ी ने ठीक से काम नहीं किया तो बाजी गई हाथ से, ये तो आप तय मानिए। दूसरी बात, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर ही सफलता मिली। वोट परसेंटेज 46.11% मिला। 12% कम है ये वोट परसेंटेज, और ये छोटा नहीं होता साहब। कांग्रेस को अगर आप देखें तो कांग्रेस ने यहां पर बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन वोट परसेंटेज भी कांग्रेस को ठीक ठाक ही मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर 1 सीट जीती है और 3.94% आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज है। अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती क्या है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को काम करना पड़ेगा। सबसे पहले गैर जाट राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब जाटों को अपनी तरफ लाने की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना जाट समर्थन के सरकार पूर्णतः बना पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। यानी कि इस पर अब फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने तमाम विधायकों को बदलने की बात सोचनी पड़ेगी, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो अंतःकलह है, जो बीजेपी के तमाम नेता हैं हरियाणा में, उनमें जो असंतोष है उसे दूर करना पड़ेगा। तो लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा, जातीय समीकरण सही बैठाना पड़ेगा, जातीय आधार सही करना पड़ेगा, और किसान आंदोलन से जो हुआ दुष्प्रभाव उसे किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। किसानों की दूरी दूर कर, उसकी नाराजगी दूर करनी पड़ेगी, तभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने दमखम के साथ आगे आ सकती है। और छोटे दल यहां पर बहुत भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि जेजेपी अगर कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी के साथ अपना गठजोड़ बना ले तो उस पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। यानी कि गठजोड़ की राजनीति को भी एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने भले ही यहां पर 5 सीटें हासिल की है, लेकिन सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के नेताओं में वो कहते हैं ना, अदकल गगरी झलकत जाए, ये वाली कहावत बहुत लागू होती है। अभी ऑलरेडी बहुत ही जल्द वहां पर जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं उनमें अहंकार भरने लगा है। तो अब कांग्रेस को जमीन पर आकर काम करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने जमीन छोड़ी तो फिर हरियाणा से मुंह मोड़ना पड़ेगा। बात करते हैं दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और दिल्ली की राजनीति कुछ इस तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बीते 12-15 साल के वनवास को दूर करने का इससे बेहतर मौका नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस दोनों के वोट शेयर मिला दीजिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर के आसपास भी नहीं पटकता। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं और मुख्यमंत्री जेल में हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाने से बेहतर मौका नहीं मिलेगा विधानसभा में। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्या बातें जाती है, भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से काडर है, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा स्ट्रक्चर है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव जीते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली की जनता को अपनी तरफ कर पाए तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद होगा। सबसे बेहतर मौका दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का भारतीय जनता पार्टी के लिए यही है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी चुपचाप बैठ जाएगी साहब? आम आदमी पार्टी के लिए करो या मरो है, क्योंकि पंजाब में इस बार उसके जो एंटी इनकम्बेंसी है बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। पंजाब में उन्होंने सिर्फ 3 सीटें लोकसभा में जीती हैं और दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। कांग्रेस के साथ गठजोड़ के बाद भी नहीं जीत पाए, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें यहां पर दिखाई दे रही थी। अब ऐसे में पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है,
तमाम बड़े नेता जेल में हैं। संजय सिंह को छोड़ दिया जाए और अगर आप केजरीवाल जी की पत्नी को छोड़ दें तो उसके अलावा कैंपेन के तौर पर बड़ा चेहरा सामने नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आम आदमी पार्टी अपने आप को कैसे खड़ा करे, यह बहुत बड़ी चुनौती है। फ्री बिजली, फ्री बीज, पानी, बस, ये सुविधाएं तो दे चुके हैं, अब जनता को और क्या देंगे? भ्रष्टाचार के जो दाग लगे हैं उसको कैसे धोएंगे, यह सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस के लिए साहब इस बार तो अस्तित्व की लड़ाई है। या तो दिल्ली में इस बार कांग्रेस रहेगी या साफ हो जाएगी। गठबंधन करने के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने विरोध अपना जताया था। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना कांग्रेस के लिए उतना ही मुश्किल का काम है जितना कि अपने पैर को दोबारा बांधकर खड़े कर पाना। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आम आदमी पार्टी का काडर और कांग्रेस का काडर बिल्कुल एक दूसरे के विमुख है। दोनों ने अलग अलग राजनीति की है। अब ऐसे में एक साथ आए और अब एक बार फिर एक दूसरे से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की राजनीति करेगी विधानसभा में? अगर ऐसा करती है तो कांग्रेस अपने आप को उत्तर प्रदेश वाली स्थिति में ले आएगी, जहां कांग्रेस एक छोटा पार्टनर बनकर रह जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे गायब हो जाएगी। कांग्रेस के नेताओं के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को कांग्रेस में तय करना पड़ेगा कि साहब हम कहां जा रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया अलायंस पर खतरा, अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ाएंगे तो दिल्ली में साफ। तो बहुत जिसको कहते हैं ना डेमोक्रेसी सोर्ड, ये लटक रहा है, एक तरह से तलवार लटक रही है कांग्रेस के ऊपर। अब आ जाते हैं बिहार के ऊपर। साहब ये चुनाव अपने आप में जबरदस्त होने जा रहा है इस बार, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने जो प्रदर्शन किया है वो अगर आप बाकी राज्यों के मुकाबले देखें, जितने भी बड़े राज्य हैं उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, सटीक प्रदर्शन है। 2014 से यहां पर जो एक नया मूवमेंट शुरू हुआ और विधानसभा में नीतीश कुमार ने जब गठबंधन बनाई तो नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के सवाल हैं। नीतीश कुमार जी कभी यहां कभी वहां, उसके तमाम आंकड़े अभी आप स्क्रीन पर देखिए, तो मतलब वो हर जगह पहुंचते रहते हैं। उनकी सिर्फ एक शर्त है, मुख्यमंत्री मुझे बनाइए, अनलेस कि कोई अब उन्हें कोई बहुत बड़ा पद केंद्र सरकार में दे दे, वरना वो मुख्यमंत्री पद पर तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में अब जेडीयू के लिए यह तय करना होगा कि क्या वो बड़े भाई की भूमिका में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी ही घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में चुनाव होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दूसरे नंबर पर रख रही है, छोटे भाई की भूमिका में रख रही है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सही अप्रोच है? क्या पंजाब का अप्रोच अपनाना विधानसभा में ज्यादा बेहतर ना होता? इस तरह के विचार भारतीय जनता पार्टी में चलेंगे जरूर, लेकिन गठबंधन की मजबूरी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी क्या विधानसभा में बीजेपी पर भारी पड़ेगी, यह भी भारतीय जनता पार्टी को फैक्टर करना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं उस पार्टी की जिसका सब कुछ दांव पर विधानसभा में है, और वो है आरजेडी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जिस बड़े पैमाने पर लोकसभा में चुनाव कैंपेन किया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन एक बड़ी बात निकल कर आई, चुनाव में कैंपेन तो बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन पब्लिक कनेक्ट के मामले में अब ऐसा समझ में आ रहा है कि वो फिसड्डी साबित हुए। अब उनके पास एक ही मौका है, अगर वो अपनी पार्टी की साख बचाना चाहते हैं, अपनी पार्टी को लेकर आगे चलना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव की विरासत को लेकर आगे चलना चाहते हैं, तो इस बार आरजेडी को कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में जनता के बीच में जंगल राज के डर को खत्म करना पड़ेगा। जातीय समीकरण अपने आप में बहुत मायने नहीं रखेंगे उनके लिए, क्योंकि जंगल राज का डर उनके ऊपर कहीं ज्यादा भारी है। और इसके साथ साथ शेड्यूल्ड कास्ट जो उनसे भागा हुआ है, उस शेड्यूल्ड कास्ट को अपने पास रखना पड़ेगा। इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पब्लिक कनेक्ट अगर नहीं बना तो याद मानिए तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक भविष्य पर खुद अपने हाथों से ताला लगाकर चाबी गंगा नदी में डालते हुए दिखाई